हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग डीएलएड के बहुत सारे क्वेश्चंस जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वो सॉल्व करेंगे। जैसा कि एक क्वेश्चन के सीरीज जो है वो चल ही रहे हैं 500 क्वेश्चन सीरीज, ठीक है, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके डीएलएड के होने वाले एग्जाम में आने के चांसेस हैं। अब एग्जाम डेट भी बढ़ गया है, कब एग्जाम होगा अभी नहीं पता है, तो अभी आपके पास टाइम है, मौका है अच्छे से तैयारी करने का। जितने हो सके उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। इसमें हम जितना साथ दे रहे हैं उतना साथ आपको भी देना पड़ेगा, तभी चीजें आसान हो पाएंगी। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इंडियाज वन एंड ओनली लाइसेंस्ड फ्लैग प्रोडक्शन यूनिट इज प्रेजेंट इन विच स्टेट, यानी भारत की एकमात्र लाइसेंस्ड प्राप्त झंडा उत्पादन इकाई किस राज्य में स्थित है। इस झंडा उत्पादन इकाई को लाइसेंस मिला हुआ है। भारत का एकमात्र ऐसा यूनिट है जहां पर झंडा, जो हमारा भारत का जो तिरंगा है ना, उसका प्रोडक्शन होता है और इसको लाइसेंस मिला हुआ है। ये आपको कहां पर मिलेगा? केरल, महाराष्ट्र, मिजोरम या कर्नाटक? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। कर्नाटक में आपको ये एकमात्र झंडा प्रोडक्शन इकाई देखने को मिलेगी जहां झंडे का प्रोडक्शन होता है, इसको लाइसेंस मिला हुआ है, ध्यान रखना है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना भारत में कहां पर स्टैब्लिश किया गया था? देखो, भारत में पुर्तगाली भी आए, सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे, ठीक है। डेनमार्क से डेनिश भी आए, उसके बाद फ्रेंच भी आए, ब्रिटिशर भी आए, बहुत सारे, डच भी आए थे, नीदरलैंड से डच भी आए थे। तो बहुत सारा टाइम अंग्रेजों ने भारत में बिताया है, अलग अलग देशों से ये लोग आए हुए थे। इन लोगों ने अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनीज स्टैब्लिश की थी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ ब्रिटिशर्स ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश की थी, डेनिश ने भी करी थी। और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सबसे पहले कहां पर स्टैब्लिश करी गई थी? अगर ये पूछा जाएगा तो इसका आंसर होगा ट्रैंक्वूबार, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ट्रैंक्वूबार इसका आंसर हो जाएगा। डेनिश लोग कहां से आए थे? तो डेनमार्क से आए थे, ये याद रखना है, ठीक है। डेनमार्क नाम का जो कंट्री है वहां से डेनिश इंडिया आए थे। नेक्स्ट देखो, अंग्रेज राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई किसने दिया था? बॉम्बे वाला जो पूरा का पूरा एरिया है, आज के समय में बॉम्बे जो है मुंबई हो गया है, जो कि वो एक सिटी है सिर्फ, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। बॉम्बे एक बहुत बड़ा एरिया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी अंग्रेजों के जमाने में हुआ करता था, समझ गए। बॉम्बे बहुत बड़ा राज्य था, ठीक है, प्रोविंस प्रेसिडेंसी था, एक बहुत बड़ा एरिया था वो। उस पूरे के पूरे एरिया को दहेज के रूप में दे दिया गया था। किसको दिया गया था? राजकुमार चार्ल्स द्वितीय, यानी कि प्रिंस चार्ल्स टू को दे दिया गया था। किसने दिया था? तो ये पुर्तगाली ने दिया था। एक पुर्तगाली था जिसने अपनी बेटी, यानी कि राजकुमारी की जो शादी है, अपनी बेटी की शादी जो है वो राजकुमार से करवाई थी, जो कि ब्रिटिशर था। यानी पुर्तगालियों के बीच में और ब्रिटिशर के बीच में एक समझौते जैसा था, दहेज जैसा था। दहेज के रूप में बॉम्बे दे दिया गया था, पुर्तगालियों ने दिया था अंग्रेजों को, ब्रिटिशर्स को। क्यों दिया था? दहेज के रूप में दिया था, ध्यान रखोगे इसको। कैथरीन नाम था राजकुमारी का, क्या नाम था? कैथरीन नाम था, ठीक है। कैथरीन की शादी राजकुमार से हुई थी, चार्ल्स टू से। ये कथन किसने दिया कि भारत में गुलामी नहीं थी? इनमें से किसने ये बोला था? अपने एक किताब में लिखा था, एक किताब है इंडिका, इस किताब का नाम है इंडिका। आप लोग समझ गए होंगे कि किसकी मैं बात कर रही हूँ। इंडिका किताब जो है ये काफी ज्यादा फेमस किताब है ना। हर एक बच्चे ने ये किताब पढ़ी, मतलब इस किताब के बारे में पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने इंडिका बुक लिखी थी और इंडिका बुक में ये सारी चीजें लिखी हुई है कि भारत में गुलामी नहीं थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी भूमि प्रणाली शुरू करी थी? 1793 में, 1793 में भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारी सिस्टम, डायरेक्टली जमींदारी सिस्टम नहीं बोलोगे, इसको परमानेंट सेटलमेंट बोलोगे, परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट, जिसको हम लोग स्थायी बंदोबस्त प्रणाली भी कहते हैं। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली भी इसको हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट देखो, भारत में कागजी मुद्रा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? कागजी मुद्रा अधिनियम भारत में 1861 में पारित किया गया था, ये ध्यान रखोगे। इनमें से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर निर्मित है? गांधी सागर, नागार्जुन सागर, इंदिरा सागर या फिर जवाहर सागर? इसका क्या आंसर हो जाएगा, फटाफट बताओगे, है ना। गांधी सागर, जवाहर सागर या फिर इंदिरा सागर या फिर राणा प्रताप सागर? तो आपको यहाँ पर जवाहर सागर भी इसमें ही मिलेगा, गांधी सागर भी इसमें ही मिलेगा। तो ये वाला ऑप्शन मैं हटा देती हूँ। इन तीनों में आपको जो है गांधी सागर जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना इंदिरा सागर भी दिया हुआ है। चलो ये मैं आपको ऑप्शन जो है
इसका आंसर चलो मैं नहीं लगाती। इसमें जो डैम्स आपको दिख रहा है ना, इंदिरा सागर भी दिख रहा है, जवाहर सागर भी दिख रहा है, गांधी सागर, आप लोग खुद इसका आंसर करना कि कौन सा डैम कौन सी नदी पर आपको मिलेगा, ये खुद बताना। चंबल नदी जो है ये निकलती कहाँ से है, तो ये मध्य प्रदेश से निकलती है। और किसकी सहायक नदी है ये, यमुना की सहायक नदी है। इसमें आपको होमवर्क में ये बताना है कि कौन सा डैम कौन सी नदी पर है। नेक्स्ट है 40 नोबल समूह की प्रणाली को किसने समाप्त किया था। 40 नोबल समूह की प्रणाली यानी कि तुर्के चहलगानी या फिर चालीसा, इसको शुरू किया था इल्तुतमिश ने, इसको खत्म किया था बलबन ने, इसकी पावर को खत्म किया था बलबन ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कृषि विभाग की स्थापना सबसे पहले किसने करी थी। दीवाने को ही कहते हैं हम इसको, दीवाने को ही, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, दीवाने को ही कहते हैं। इसको किसने शुरू किया था ये पूछा जा रहा है, ये एक तरह का कृषि विभाग था, इसको ध्यान रखोगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको शुरू किया था। किसने शुरू किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको शुरू किया था। हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का उल्लेख हमको कौन से शिलालेख में देखने को मिलता है, किस शिलालेख में ये सारी चीजें लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद शिलालेख, जिसको हम लोग प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। प्रयाग प्रशस्ति भी हम लोग इलाहाबाद शिलालेख यानी कि इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन को कहते हैं। इनमें से किस स्थान पर मानव के अस्तित्व का सबसे पहला साक्ष्य मिला था। देखो वैसे तो बहुत सारी जगह है जहां पर पहला पहला साक्ष्य हमको देखने को मिलेगा, अफ्रीका के बारे में पढ़ोगे तो वहां के बारे में भी देखने को मिलेगा, लेकिन इनमें से बताओगे तो ऑप्शन नंबर सी सोन घाटी इसका आंसर हो जाएगा। इनमें से सोन घाटी आंसर होगा। आईवीसी स्थल मांडा किस नदी के किनारे, आईवीसी स्थल यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता स्थल यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन स्थल साइट, जिसका नाम है मांडा। जैसे भारत में लोथल मिला, ढोलावीरा मिला, राखीगढ़ी मिला, अलग अलग जगहों में, हड़प्पा मिला पाकिस्तान में, है ना, तो वैसे ही मांडा भी एक सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। चिनाब नदी के किनारे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, चिनाब नदी के किनारे। कवि राजमार्ग के लेखक कौन थे इनमें से, कवि राजमार्ग जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था ये पूछा जा रहा है। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा अमोघ वर्ष, ऑप्शन नंबर डी अमोघ वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, तो ऑप्शन नंबर ए अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। अगर पूछा जाएगा किस जैन ग्रंथ में है, तो जैनिज्म से रिलेटेड एक लिटरेचर है, उसका नाम है भगवती सूत्र, ठीक है, भगवती सूत्र, इसमें दिया गया है महाजनपदों के बारे में, ये जैनिज्म से रिलेटेड है। वैदिक काल में गविष्टि का क्या मतलब था। गविष्टि, गाय को बहुत ज्यादा मानते थे, गाय के लिए लड़ाई हो जाता था उस दौरान, वैदिक एरा के दौरान, तो काउ सर्चिंग, ठीक है, गाय की खोज या गाय से संबंधित है गविष्टि, समझ गए। भारत ने संविधान संशोधन से संबंधित जो प्रावधान है वो कौन सी कंट्री से लिया था, तो ये लिया था भारत ने साउथ अफ्रीका से। अभी भारत में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ना, वो साउथ अफ्रीका में जिस तरीके की प्रक्रिया है उसी तरीके की हम लोगों ने अपनाई थी। नेक्स्ट है डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के कौन से आर्टिकल में वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल नंबर 48A, आर्टिकल नंबर 48A में ये बताया गया है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डीएलएड से रिलेटेड हम लोग कर रहे हैं, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता ये सीरीज चलता रहेगा, ऐसे ही डेली हम लोग इतने सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब देखिए बिहार पुलिस का भी पेपर होने वाला है, ठीक है, डीएलएड की क्लासेस तो आपकी चल ही रही है, बिहार पुलिस का भी पेपर होने वाला है, नोटिफिकेशन भी आ चुका है, फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, एग्जाम का डेट भी बता दिया गया है। तो यूट्यूब पे डीएलएड के साथ साथ बिहार पुलिस की भी लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है फ्री में। टाइमिंग है 2 बजे हिंदी की क्लास, 3 बजे स्टैटिक जीके की क्लास, 4 बजे जीके जीएस की क्लास, 5 बजे मेरी बिहार जीके और हिस्ट्री की क्लास, 6 बजे साइंस की क्लास, 7 बजे मैथ्स की क्लास और 8 बजे इंग्लिश की क्लास। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक मेरी डेली करंट अफेयर की क्लास होती है और शाम को 5 बजे मेरी बिहार जीके और हिस्ट्री की क्लास होती है। ये आपको डीएलएड में भी काम आने वाला है, ये आपको बिहार पुलिस में भी काम आने वाला है अगर आप उसका पेपर भी देंगे तो, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।